हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और टॉपिक चल रहा है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सामने क्या क्या संकट हैं। तो आज का जो थ्रेट है वो हम देखने वाले हैं कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। मतलब आज की डेट में हमने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया है, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है। मतलब सिर्फ हम उन्हीं क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो क्रॉप्स हमारे लिए कॉमर्शियली बेनिफिशियल हैं, मतलब जिनसे हमें ज़्यादा पैसा मिलता है, उन्हीं क्रॉप्स पर फोकस कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम कई प्रकार की कई वेराइटीज़ की क्रॉप्स को उगाया करते थे। ठीक है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया करते थे। आजकल तो सिर्फ हम एक दो बहुत ही लिमिटेड कर दिए हमने। आप सीजन के हिसाब से देखोगे, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जैसे रबी का सीजन है तो वहाँ पर आप गेहूँ या फिर आप चावल या फिर मस्टर्ड, ये तीन आपको मेन क्रॉप्स मिल जाएंगी, व्हीट, राइस और मस्टर्ड। ठीक है, सब्जियों में बात करें तो आलू भी बहुत ज़्यादा, पोटैटो की भी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स यहाँ पे की जाती है। और साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप राइस की मतलब कल्टीवेशन ज़्यादा देखोगे। तो अब पहले के टाइम पे तो हम कई प्रकार की फसलों को एक साथ बोया करते थे, मगर आज की डेट में हम सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स पर, और क्रॉप्स में भी उसी वैरायटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे एक तो ज़्यादा हमें प्रोडक्शन हो रहा है और साथ के साथ में उससे हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो हम क्या कर दिया आज की डेट में, हमने कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? कॉमर्शियलाइजेशन। ठीक है, किसका कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है? एग्रीकल्चर का। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती थी क्रॉप्स में, अब कई वैरायटी को तो हम बो ही नहीं रहे बहुत सारों से, और बो नहीं रहे तो वो वैरायटी क्रॉप्स की क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटेंट होती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो है हमारा कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुक में क्या दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सब लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। 1966 1967 के टाइम पर भारत में एक रेवोल्यूशन आई थी, एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। इस क्रांति में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, मगर ये एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से भारत हमारा सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाता है। पहले भारत मतलब डिपेंड हुआ करता था दूसरों पर, अब भारत खुद इतना अनाज प्रोड्यूस कर लेता है जिससे अपने कंट्री की नीड्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, जिन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। उसी समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी चल रही थी, 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी। तो उस समय दोनों को उन्होंने सपोर्ट किया था। जय जवान मतलब अपने सोल्जर्स को सपोर्ट किया था, जय किसान किसानों को भी सपोर्ट किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में किया क्या गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन में नंबर एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स जिनसे क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। वही अब जैसे मान लो एक तो नॉर्मल सीड ले लो और एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ले लो। नॉर्मल सीड अगर मान लो इस खेत में आप बो रहे हो नॉर्मल, तो इससे मान लो आपके 10 बोरी निकल के आती हैं, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड अगर इसी खेत में बोओगे तो उससे 15 निकल के आ जाएंगे। तो मतलब आपकी यील्ड बढ़ गई। यील्ड का मतलब है आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए इनको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। दूसरा क्या किया गया था? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और क्रॉप की ग्रोथ को एनहेंस कर सकते हैं। तीसरा, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन कर दिया। मैकेनाइजेशन का मतलब है अब एग्रीकल्चर को मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। पहले एग्रीकल्चर मैनुअली की जाती थी, बैलों से जुताई की जाती थी, अब तो ट्रैक्टर्स आ गए, कटर, थ्रेशर, कंबाइनर, बहुत सारी मशीनें आ गई। तो इससे अचानक क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। किसका? व्हीट्स का। स्पेशली व्हीट और राइस, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। और तब से ही हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। पहले हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में क्या दे रखा है, फिर मैं आपको एक एक चीज़ें बताता चलूँगा। तो प्रायर टू ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स यूज टू ग्रो वेरियस वेराइटीज ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ईटीसी इन देयर फील्ड एंड केप्ट मैनी ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक्स। अब देखो, प्रायर का मतलब पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले 1966 और 67 से पहले जो किसान हुआ करते थे वो अपने खेतों में कई प्रकार की वेराइटी के तो अनाज उगाते थे, सीरियल्स का मतलब
फ्रूट्स उगाते थे, सब्जियां उगाते थे, और उनके पास लाइव स्टॉक का मतलब है जो पशु होते हैं, कई प्रकार के उनके पास क्या हुआ करते थे, पशु हुआ करते थे। हाउएवर, फिर भी इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम टुडेज फार्मर्स ग्रो इम्प्रूव्ड सीड्स वेराइटीज ओनली एंड मेंटेन मोर प्रोडक्टिव हाइब्रिड स्पेसीज ऑफ लाइव स्टॉक्स। अब क्या हो गया, अब कहानी बिल्कुल पलट गई है। अब कहानी क्या पलट गई है, आज की डेट में किसान सिर्फ वही फसल उगा रहा है जिससे एक तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, कम समय में फसल प्रोड्यूस हो सके, और लाइव स्टॉक की उसी ब्रीड को वो रख रहा है, उसी नस्ल को वो अपने पास रखता है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जैसे मान लो कोई भैंस है तो ऐसी भैंस रख रहा है जिससे उसको ज़्यादा दूध मिलता हो। नॉर्मल देसी वैरायटी की भैंस, मतलब देसी जो होती हैं उनको नहीं रखते हैं, वैरायटी वाली भैंस, गाय, बकरी, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, किसान इन सारी चीज़ों को डोमेस्टिकेट करता है, पालन पोषण करता है। तो समझ में आया दो चीज़ यहाँ पे, एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से पहले हम कई वेराइटीज़ मतलब यूज करते थे, कई वेराइटियों को उगाते थे, और कई प्रकार के लाइव स्टॉक भी हम रखते थे, पशु रखते थे। मगर जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आती है आज की डेट में आप देखो, हम सिर्फ उसी फसल पर फोकस कर रहे हैं जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देती हो, और उन्हीं लाइव स्टॉक को हम रखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता हो, दूध मिलता हो। ठीक है, These practices have resulted in steep decline in genetic diversity। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पर फोकस करेंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इस पर्टिकुलर, जब हम किस पर फोकस करेंगे, पर्टिकुलर ब्रीड पर फोकस करेंगे, एनिमल की ब्रीड पर, पर्टिकुलर राइस या व्हीट की क्रॉप्स पर फोकस करेंगे, तो बाकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है कई प्रकार की, वो क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। इन इंडोनेशिया, अब यहाँ पे डेटा दे रखा है, इन इंडोनेशिया फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स 80% ऑफ फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्टिव हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ राइस। पिछले 15 सालों में आप देखोगे तो 80% जो वहाँ के इंडोनेशिया के फार्मर हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसी वैरायटी यूज कर रहे हैं राइस की, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हो। जो कम प्रोडक्शन दे रहे हैं उनको यूज नहीं कर रहे। अब कम प्रोडक्शन जो जिससे मिलता है राइस से, उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो राइस की जो स्पेसीज है वो आने वाले समय में क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ 1500 लोकल वेराइटीज ऑफ राइस। तो इससे क्या हुआ, 1500 प्रकार की 1500 टाइप की जो लोकल वेराइटीज है राइस की, वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। क्योंकि आज के किसान जो हैं सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स पर फोकस कर रहे हैं। तो जो लोकल वेराइटीज हैं वो पूरी तरह से क्या होने लग गई हैं, एक्सटिंक्ट होने लग गई हैं। दिस इज ए ह्यूज थ्रेट फॉर द फ्यूचर बिकॉज once a pandemic is spread all the crops will be destroyed together and shall result in hunger problem। अब देखो इसका बहुत बड़ा, इस लाइन को समझना, बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखो पहले तो हमारे पास क्या हुआ करता था, कई प्रकार की वेराइटी की फसल हुआ करती थी और घरों में उनको हम रखते थे। ठीक है, आज की डेट में सिर्फ हम एक ही फसल उगा रहे हैं, एक ही प्रकार की वेराइटी की फसल उगा रहे हैं। इससे क्या हुआ, अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक आती है, कोई महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, तो ये फसल क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो फ्यूचर में अब हम कहाँ से लाएंगे बताओ अनाज। पहले तो हमारे पास कई प्रकार की वैरायटी की थी ना, अब तो सिर्फ एक ही प्रकार की, अब एक प्रकार की फसल पूरी तरह से खराब हो गई, तो अब क्या करेंगे हम फ्यूचर में। तो हो सकता है हंगर की प्रॉब्लम का भी सामना हमें करना पड़े, भूख की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़े। हालांकि आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा मोर कॉशियस हैं। आज की डेट में जेनेटिक बैंक्स पाई जाती हैं, जीन बैंक पाई जाती हैं, जहाँ पर सीड्स के जीन्स को वहाँ पर क्या रखा जाता है, प्रोटेक्ट रखा जाता है, इसी समस्या से निपटने के लिए कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई समस्या होती है, कोई डिजास्टर आती है, तो वहाँ से सीड्स को निकाला जा सके। तो सीड बैंक भी है, जीन बैंक भी है, कई प्रकार की बैंक बना रखी हैं यहाँ पर इंडिया में भी और बाहर भी। ठीक है, इन द सेम वे फॉरेस्ट ऑफ सेम स्पीसीज आर बीइंग planted for meeting today's need of paper, matches and plywood, industrial raw materials, thereby decreasing in faunal diversity। faunal diversity का मतलब है प्लांट की डाइवर्सिटी। आज की डेट में जो फॉरेस्ट भी है वो वहाँ पर भी किस पर फोकस किया जा रहा है, जो हमारी ज़रूरत के प्लांट हैं उसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो हमारे ज़रूरत के प्लांट नहीं है उनको हम नहीं फोकस कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो faunal डाइवर्सिटी है, मतलब प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के मैसेज ये है कि जब हम सेलेक्टिव स्पीसीज पर फोकस करते हैं तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, और जब हमारा
कई सारी वेराइटीज़ पर जब फोकस करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कैसी रहती है, रिच रहती है। ये जो सिस्टम है आज की डेट में, ये हेल्दी बायोडाइवर्सिटी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ हम एक मोनोकल्चर पर ध्यान दे रहे हैं, एक ही प्रकार की पेड़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, प्लांट्स पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स में क्या लिखना है ये देख लो आप। ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट वी आर फोकसिंग ऑन सेलेक्टेड स्पेसीज ऑफ क्रॉप्स फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, दिस हैज रिजल्टेड इन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड कैटल, ठीक है। तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से, अपने इकोनॉमिक फ़ायदे की वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स की सेलेक्टेड स्पेसीज पर फोकस कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, और जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जा रही है क्रॉप्स की और कैटल की भी। दिस प्रैक्टिस ऑफ मोनोकल्चर इज रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। मोनो मतलब एक, कल्चर मतलब एक ही प्रकार की चीज़ को आप जब यूज करते हो या उगाते हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, बायोडाइवर्सिटी की दिक्कत आ रही है। अगर कोई पूछे कि मोनोकल्चर क्या होता है, तो ग्रोइंग ए सिंगल वेराइटी ऑफ प्लांट्स बाई डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल फॉरेस्ट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। जब आप बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ एक ही वेराइटी प्लांट की उगाते हो, उसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर होने की वजह से जो अलग अलग वेराइटी के जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर वीडियो को हम फिनिश करते हैं। तो आप हमारा ऐप लकी एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और क्लास 10 का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत सारे चैप्टर प्रोवाइड भी कर दिए गए, तो इसको आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।